वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स और इसके साथ डिस्कस करेंगे जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, फिर से ध्यान से देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन है महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र ने कुल 161 पदक प्राप्त किए, जिसमें से 56 जो है वो गोल्ड थे और 55 सिल्वर, 50 ब्रॉन्ज, 50 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। तो 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन था? तो दूसरे नंबर पे 128 पदक के साथ हरियाणा जो है वो दूसरे नंबर पे था। तो दूसरे हरियाणा को जो है 128 पदक मिले थे। इसने जो टोटल नंबर ऑफ गोल्ड जीते थे वो 41 गोल्ड प्राप्त हुआ था इनको, और 32 जो है वो इनको सिल्वर और 55 ब्रॉन्ज, 55 जो है वो ब्रॉन्ज। तीसरे नंबर पे जो राज्य था वो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को जो है वो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था और इसने टोटल 96 पदक प्राप्त किए थे। इस 96 पदक में गोल्ड की जो संख्या थी वो थी 39। ध्यान से देखिए, गोल्ड 39, सिल्वर पदक इनको प्राप्त थे 30 और रजत और कांस या ब्रॉन्ज की बात किया जाए तो ब्रॉन्ज की संख्या थी 27। तो फिर से देख लीजिए, गोल्ड 39, सिल्वर 30 और ब्रॉन्ज या कांस्य पदक जो है वो 27। तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र था, दूसरे स्थान पे हरियाणा और तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कराने वाला जो राज्य था वो था मध्य प्रदेश। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। हाल ही में किस नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो यह नगर निगम है इंदौर। इंदौर नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड को जारी किया है। तो 10 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश की इंदौर नगर निगम द्वारा ग्रीन बॉन्ड को जारी किया गया। अगला क्वेश्चन, किस टीम ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। तो ये जो फाइनल मुकाबला था वो केप टाउन में खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 19 रनों से हरा के यह खिताब अपने नाम हासिल किया। तो छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला जो देश है वह है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक 2023, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत की पोजीशन थी 42वीं, 42nd। इसमें जो टोटल अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था उनकी संख्या थी 55। 55 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की पोजीशन कितनी थी? 42nd। ठीक है, 42nd। इस सूचकांक में जो प्रथम स्थान पर देश रहा वो है यूएसए। ठीक है, यूएसए फर्स्ट पोजीशन पे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में, ध्यान से देखिए, हाल ही में किस संस्था ने कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? जी हाँ, यह संस्थान है नीति आयोग। तो नीति आयोग ने कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया शीर्षक से एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है और यह रिपोर्ट कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज के महत्व की जांच पड़ताल करेगी। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहे एल्स बियालिवात्स्की, फिर से इस नाम को देखिए, एल्स बियालिवात्स्की किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं? तो देखिए, देश है बेलारूस, ये बेलारूस के हैं। ठीक, तो नोबेल पुरस्कार विजेता एल्स बियालिवात्स्की
को बेलारूस की अदालत ने 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी। कितना? 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी। और ये मानव अधिकारों और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में इनकी अहम भूमिका के लिए इन्हें 2022 का, ध्यान दीजिए, 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 एल्स बियालिवास्की को दिया गया, जो कि बेलारूस से हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहां किया गया? इस प्रश्न को फिर से ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहां पे किया गया? तो यह शहर है गांधीनगर, ऑप्शन नंबर डी। तो भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का गांधीनगर में अनावरण किया गया और गांधीनगर के स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में यह पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया गया है। ठीक है, तो जगह कौन सी है? गुजरात का गांधीनगर। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B, इस नाम को फिर से देखिए, P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो ये है INS मोर्मुगाओ। क्या? INS मोर्मुगाओ। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर महीने में मुंबई में स्वदेश निर्मित, मतलब कहा जाए इंडिजिनस है ये, ठीक है। तो P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत मोर्मुगाओ को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। भारतीय नौसेना को यह सौंप दिया गया है और मोर्मुगाओ के जरिए भारतीय नौसेना की हिंद महासागर में पहुंच बढ़ेगी और देश की जो जो समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और चौकबंद पुख्ता होगी। तो भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम है INS मोर्मुगाओ। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। नेक्स्ट, तीसवीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह गुजरात के अहमदाबाद शहर में इसका आयोजन किया गया। ठीक, इसकी शुरुआत हुई थी 27 जनवरी 2023 को। 27 जनवरी 2023 को इसकी शुरुआत होती है और ये कार्यक्रम प्रारंभ होता है अहमदाबाद में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता में श्रम 20 सहभागिता समूह की बैठक किस शहर में किया गया? फिर से देखिए, हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता में श्रम 20 सहभागिता समूह की बैठक किस शहर में किया गया? तो ये शहर है पंजाब का अमृतसर। तो भारत की अध्यक्षता में श्रम 20 को 2 दिन की बैठक पंजाब में अमृतसर में शुरू हुई और इसमें G20 देशों के श्रमिक संघों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और श्रमिक नेता श्रम संबंधी मुद्दों के समाधान पर विचार विमर्श करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, संसद में शून्यकाल के लिए निर्धारित समय क्या है? ये है पॉलिटी से प्रश्न जो कि स्टैटिक जीएस का पोर्शन है। तो ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। संसद में शून्यकाल के लिए निर्धारित समय है, तो यह समय है 12 बजे से दोपहर के 1 बजे तक का। तो संसद में शून्यकाल का समय 12 बजे से 1 बजे तक का होता है और संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद, इस पॉइंट को याद रखिए, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है, 0 आवर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको 0 आवर। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? ठीक है, आपको बताना है कि दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे। तो दक्षिण भारत में जो पोलीगार थे वो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इसको। पोलीगार या पलायकर 16वीं-18वीं शताब्दी के आसपास विजयनगर साम्राज्य में प्रांतीय प्रशासक व सेना नायक हुआ करते थे। ठीक है, तो प्रशासनिक सुधारों में इनकी प्रमुख भूमिका रहा करती थी। तो ये प्रश्न को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो इनका नाम था दंती दुर्ग। कौन? दंती दुर्ग। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इसको। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती वर्मन था या दंती दुर्ग, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य 752 ईस्वी के आसपास चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके, ध्यान दीजिए किसको हराया था इसने? चालुक्य शासक
कीर्तिवर्मन। तो चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी मान्यखेत या मालखेत को बनाया। किसको? मान्यखेत अथवा मालखेत को बनाया। और दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ एक महादान नामक यज्ञ था जिसका नाम रखा था हिरण्यगर्भ। इस धार्मिक कार्य का इसने आयोजन कराया था। कौन? दंती दुर्ग, जो कि राष्ट्रकूट का शासक था। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? जी हाँ, ये अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन 1917 का। तो कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था कलकत्ता अधिवेशन 1917 के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस ने पहली बार किस भारतीय महिला को, ठीक है, किस भारतीय महिला को कांग्रेस की अध्यक्षता, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता सौंपी थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता करती हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है? तो लोकहितवादी के नाम से जाने जाते हैं गोपाल हरि देशमुख जी। ठीक है, तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी नामक उपनाम से जाने जाते थे और पेशे की दृष्टि से ये न्यायाधीश गोपाल हरि देशमुख 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य भी रहे। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो गवर्नर जनरल काउंसिल के ये मेंबर भी थे और इनके लेख सतपत्रे के नाम से प्रकाशित होते थे। तो इनका जो लेख था क्या? सतपत्रे। सतपत्रे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, कामगाटामारू। कामागाटामारू, ठीक है, कामागाटामारू क्या था? तो कामागाटामारू यह एक जापान का जहाज था। ठीक है, कामागाटामारू जापान का जहाज था। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मार्च 1914 में 376 यात्रियों के साथ कामागाटामारू जापानी जहाज को किराए पर लेकर गुरुदत्त सिंह वैंकूवर के लिए रवाना हुए। वैंकूवर मतलब कनाडा। वैंकूवर के लिए रवाना हुए, लेकिन कनाडा में प्रवेश नहीं करने दिया गया इस जहाज को और इन्हें पुनः कलकत्ता वापस भेज दिया गया। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और वहां पे संघर्ष हुआ और इस संघर्ष के दौरान 18 यात्री मारे गए थे। ठीक है, 18 यात्री मारे गए थे और लगभग 25 यात्री घायल हुए थे। तो ये था कामागाटा मारू प्रकरण, जो कि 1914 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? ये आपको प्रश्न बताना है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या। जनसंख्या जो है एक समुदाय बनाती है, एक समुदाय जो पारिस्थितिक तंत्र बनाता है, और ये होता है भूदृश्य मतलब लैंडस्केप। तो जनसंख्या, समुदाय मतलब कम्युनिटी, पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजिकल सिस्टम, और भूदृश्य मतलब लैंडस्केप। ये क्रम को आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ ग्रीन हाउस गैसों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ इनके सोर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के आगे लिखा गया है थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत, और सल्फर डाइऑक्साइड के सामने लिखा है ईंट के भट्ठे। तो देखिए, ऑटोमोबाइल से कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी निकलता है, ना कि CFC। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सोर्स ऑटोमोबाइल नहीं है। यहां से क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड जो है वो मुख्य प्रदूषक होते हैं। ठीक है, ना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के हिसाब से बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। कब? 22 मई को। तो जैव विविधता से मतलब है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के बीच में विविधता। ठीक है, डाइवर्सिटी। तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, अगर ये आपसे पूछा जाए तो? जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वाल्टर जी रोसेन ने। ठीक है, तो वाल्टर जी रोसेन के द्वारा
1985 में किया गया था। जैव विविधता के मुद्दों के प्रचार प्रसार के लिए हर वर्ष 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। वैश्विक उष्मन से मतलब है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? ठीक है, तो केवल चक्रवातों की, केवल तूफानों की, केवल बाउंड्रों की, उपरोक्त सभी की? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? ठीक है, तो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रे हैं वो किसके लिए जिम्मेदार हैं? तो वो है ओजोन के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन अणुओं के सौर प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के साथ अभिक्रिया से ओजोन का निर्माण होता है। तो ओजोन है क्या? ओजोन है O3। तो O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन ये क्या बनाएंगे? अल्ट्रावायलेट रे की प्रेजेंस में ओजोन O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? आपको बताना है कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है 22। ये है पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इसमें होता क्या है कि 15 जो है वो लोकसभा से मेंबर होते हैं। कितने? 15 जो है वो लोकसभा से और 7 जो है वो राज्यसभा से मेंबर होते हैं। नेक्स्ट, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो निर्वाचन आयोग को स्थापित किया जाता है 1950 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल में है। कहाँ? इम्फाल में। तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल में है। 2018 में खेल शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? यहाँ पे उपाध्यक्ष का नाम बताना है। तो वर्तमान में सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? या हाथी गुम्फा अभिलेख से किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो हाथी गुम्फा के अभिलेख से खारवेल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। खारवेल कलिंग में राज करने वाले महामेघ वाहन वंश का तृतीय एवं सबसे महान सम्राट था। वंश का नाम फिर से सुनिए, महामेघ वाहन। तो इस शिलालेख के अनुसार यह जैन धर्म का अनुयायी था। कौन सा धर्म? यह जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का। ठीक है, और जैन लोगों को गांव दान में दिए जाने का प्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से ही प्राप्त होता है। ठीक है, और इस अभिलेख की और खासियत जानिए, इस अभिलेख में दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर एवं पांड्यों को उनके द्वारा पराजित किए जाने का भी उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए गठित एक 3 सदस्यीय आयोग फजल अली आयोग का सदस्य नहीं था? आपको बताया, पूछा जा रहा है कि कौन इसमें से सदस्य नहीं था। ठीक है, तो इसमें जो सदस्य जो नहीं थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाकी फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और केएम पनिकर इसके सदस्य थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जवाहरलाल नेहरू जो है फजल अली आयोग के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए, फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को दी थी। कब? 1955 को। जिसकी सिफारिश में पहला पॉइंट ये था कि केवल भाषा एवं संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन न हो। दूसरा पॉइंट ये था कि राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय एवं प्रशासनिक एवं जन कल्याण की दृष्टि से हो। इसके साथ में
तीसरी बात इन्होंने ये कही थी कि ABC, ध्यान से सुनिए, ABC श्रेणी के राज्यों को समाप्त करके 16 राज्यों, कितना, 16 स्टेट और 3 संघ शासित क्षेत्रों में विभाजित किया जाए। ठीक है। और साथ ही ये भी आपको इंफॉर्मेशन में देना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के बाद अन्य भाषा भाषियों की मांगे भी जोर पकड़ने लगी थी, जिसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 दिसंबर 1953 को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की समस्या के लिए एक 3 सदस्यीय आयोग, फजल अली आयोग का गठन किया, जिसमें फजल अली इसके जो है वो अध्यक्ष थे। कौन? फजल अली अध्यक्ष थे। और इस आयोग के जो 2 अन्य सदस्य थे वो थे हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिकर। ठीक है। तो दिशा निर्देश था जवाहरलाल नेहरू का 22 दिसंबर 1953 को। ठीक है। जिसमें फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली अध्यक्ष थे और 2 जो अन्य मेंबर थे वो थे हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिकर। नेक्स्ट, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो 22वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना सरकार ने 21 फरवरी 2020 को जारी की थी और इसके 2 बार के अधिक समय के पश्चात भी सरकार ने इसके अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति नहीं की थी। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा जो है वो लास्ट ईयर 7 नवंबर 2022 को किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, तो आज की डेट में ऋतुराज अवस्थी जो है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, जिनकी नियुक्ति 7 नवंबर 2022 को की गई थी। अगला प्रश्न, तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया? ये काफी हाईलाइट था। तो तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावित लोगों के लिए मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में गूगल ने कौन सा AI संचालित चैटबॉट शुरू किया है? इस चैटबॉट का नाम बताना है। इसका नाम है बार्ड। ठीक है, बार्ड। तो हाल ही में गूगल ने बार्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट शुरू किया और बार्ड का मतलब होता है कवि। ठीक है, बार्ड मतलब होता है कवि। इसे चैट GPT को टक्कर देने के लिए गूगल बार्ड नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, या कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नामात्र की शक्तियां हो, या सी ऑप्शन कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, या डी कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो देखिए, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो वही है संवैधानिक सरकार। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है कि ऐसी सरकार से जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, मतलब बंधी हो, और संवैधानिक सरकार को एक संविधान के अस्तित्व से परिभाषित किया जाता है जो एक कानूनी साधन हो सकता है या केवल निश्चित मानदंडों या सिद्धांतों का एक समुच्चय, एक समूह हो सकता है। ठीक है। तो जिसे आमतौर पर राजनीति के मौलिक कानूनों के रूप में स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था? तो वहाबी आंदोलन का आपको जो है वो प्रमुख केंद्र पूछा जा रहा है। तो ये था पटना में। तो भारत में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र पटना में था और वर्ष 1821 के आसपास वहाबी आंदोलन की स्थापना का श्रेय भारत के सैयद अहमद राय बरेलवी को जाता है। किसको? सैयद अहमद राय बरेलवी, जो कि शाह अब्दुल्ला अजीज का शिष्य था। ठीक है। और शाह अजीज सबसे बड़े पुत्र थे। नेक्स्ट, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिए गए हैं और भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 लेकर अनुच्छेद 51 तक
संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। परिसीमन आयोग, वर्तमान जो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा गया, तो परिसीमन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं रंजना प्रकाश देसाई। तो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई हैं। कौन? रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट, ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।